नमस्कार, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के इस क्लास में हम परामर्श मनोविज्ञान के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है परामर्श टेक्निक। और परामर्श टेक्निक में हम बात करेंगे व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेगा, आपको पूरा जो व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा के कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कराने वाला हूं। और ये टॉपिक आपका क्या है, BA6 सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर सेकंड का यूनिट 4 का ये टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए आज से क्लास हम शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, परामर्श तकनीक जो है इससे क्या मतलब होता है, मतलब एक परामर्शदाता एक परामर्श प्रार्थी का जब काउंसलिंग करता है तो वो जिन जिन माध्यमों का यूज करके उसका काउंसलिंग करता है, जिन जिन तरीकों का यूज करके उसका काउंसलिंग करता है, जिन जिन टूल्स की मदद से उसकी काउंसलिंग करता है, उससे हम क्या बोलते हैं, काउंसलिंग टेक्निक बोलते हैं, परामर्श तकनीक बोलते हैं। और परामर्श तकनीक में कई टेक्निक हैं, जिसमें पहला टेक्निक है व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा, जिसको हम क्लाइंट सेंटर थेरेपी बोलते हैं। हमने आपको जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक के एकदम नोट्स की तरह एकदम पूरा तैयार किया है। आप इसके साथ साथ अपना नोट्स भी बना सकते हैं और किसी नोट्स की ज़रूरत आपको नहीं होने वाली है, क्योंकि ये BA के लेवल पर आपको पढ़ना है और आपको इतना ही जाना है, ज़्यादा लंबा आपको नहीं जाना है। तो चलिए, सबसे पहला हेडिंग हो जाएगा फाउंडेशन यानी कि नींव। तो इसकी फाउंडेशन या नींव इसकी किसने डाली, तो 1940 और 1950 के दशक में कार्ल रोजर्स द्वारा व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा को विकसित किया गया। यानी कि व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा को प्रतिपादित किसने किया, तो कार्ल रोजर्स महोदय ने किया। इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसे ग्राहक केंद्रित चिकित्सा या रोजरियन थेरेपी के नाम से जाना जाता है। यानी कि इसे आप ग्राहक केंद्रित चिकित्सा कर लीजिए या तो कार्ल रोजर्स के नाम पर रोजरियन थेरेपी के नाम से भी ये जाना जाता है। यानी कि व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा के अलावा इसके दो अन्य नाम भी, जैसे रोजरियन थेरेपी की है और ग्राहक केंद्रित चिकित्सा है। ठीक, यह क्लाइंट चिकित्सक संबंध के महत्व और विकास एवं आत्मबोध के लिए क्लाइंट की अंतर्निहित क्षमता पर जोर देता है। यह क्या करता है, क्लाइंट चिकित्सक संबंध के महत्व को, यानी कि जो परामर्शदाता है और परामर्श प्रार्थी है, इन दोनों के बीच का जो संबंध है उसका जो महत्व है इसको बताता है। और साथ ही साथ वो व्यक्ति के अंदर आत्मबोध की भावना का विकास करके उसके अंदर जो क्षमता छुपी है उसका विकास करना। ठीक है, अब बात करते हैं हम मूल सिद्धांत यानी कि इसके कोर प्रिंसिपल क्या है। तो सबसे पहला इसका कोर प्रिंसिपल बिना शर्त सकारात्मक सम्मान, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स। यानी एक परामर्शदाता का यह कर्तव्य बनता है कि परामर्श प्रार्थी अगर आपके पास कोई समस्या का समाधान करने के लिए आए, सहायता कोई मांगने के लिए आए, तो सबसे पहले बिना किसी शर्त के, बिना किसी फॉर्मेलिटी के आप उसे सम्मान दीजिए, आप उसका हालचाल पूछिए, आप उससे उसके साथ रेपट स्थापित करिए, यानी कि अच्छा सकारात्मक संबंध स्थापित करिए। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। जब ऐसा संबंध स्थापित हो जाता है तो परामर्शदाता का जो आगे की प्रक्रिया है उसमें परामर्श प्रार्थी बहुत अच्छे से अपना योगदान देता है और जो उसका मेन समस्या है उस समस्या की जड़ तक परामर्शदाता आसानी से पहुंच जाता है। जब समस्या के जड़ तक ही परामर्शदाता पहुंच जाता है तो उसका समाधान करने योग्य परामर्श प्रार्थी को वो बना देता है। ठीक है, दूसरा समानुभूति। एक होता है सिंपैथी, एक होता है इम्पैथी। क्या होता है, एक होता है सहानुभूति, एक होता है समानुभूति। तो सहानुभूति ये क्या है, जिससे आप रोड पे जा रहे हैं, कोई जो है भीख मांग रहा है, या तो कोई छोटा बच्चा है जो वो क्या है पैसा मांग रहा है, तो उसके साथ आपकी सहानुभूति आप दिखाते हैं। ठीक है, आपको दया आता है अंदर से, करुणा आता है अंदर से, तो ये सहानुभूति हो गया। मतलब दूसरों की अनुभूति को समझना सहानुभूति, और समानुभूति मतलब दूसरों की अनुभूति को समझकर उस अनुभूति में ही जीना, यह है समानुभूति।
यानी किसी व्यक्ति को, हम किसी बच्चे को देखे रोड पर भीख मांगते हुए तो मुझे दया आया, मुझे कष्ट आया, मैंने अंदर से सोचा कि काश मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं मदद कर पाता, इसका ये हालत सुधार पाता। ठीक है, तो ये सहानुभूति हुआ। लेकिन जब मेरे पास ये भावना आया और मैंने ये सब चीज़ को एक्शन में बदला, उसका हेल्प किया, उसके इस दशा को सुधारा, तो इसको हम कहेंगे समानुभूति बोलेंगे। ठीक है, और समानुभूति एक परामर्शदाता का परामर्श प्रार्थी के प्रति दिखाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप उसे एज ए परामर्शदाता के रूप में ना बात करें, उसे लगे ना कि आप जो है एक काउंसलर हैं या तो आप काफ़ी टेक्निक अपनाएंगे या बहुत चीज़, मतलब आपसे वो डरे घबरा नहीं, एकदम आप उसके साथ फ्रेंडली मैच्योर हो जाइए, फ्रेंडली मिल जाइए कि जिसके साथ कि जिससे वो अपनी ज़िंदगी की ऐसे चीज़ जिसको वो बताना ना चाहे उसको भी वो एक्सप्रेस कर ले। तो इसी को हम बोलते हैं समानुभूति। अंडरस्टैंड? आगे बढ़ते हैं। तीसरा सर्वांग समता, या जिसको वास्तविकता बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये चिकित्सक क्लाइंट के साथ बातचीत में प्रामाणिक, वास्तविक और पारदर्शी होता है। कहने के ये तात्पर्य है कि एक परामर्शदाता का ये दायित्व होता है कि जब वो अपने क्लाइंट यानी कि परामर्श प्रार्थी के साथ बातचीत कर रहा है तो उन दोनों के बीच जो बातचीत हो वो वास्तविक घटनाओं के आधार पे हो, पारदर्शी हो, मतलब कोई भी एक दूसरे से कोई भी चीज़ बात न छुपे, यानी कि परामर्श प्रार्थी की बात कोई भी परामर्शदाता से नहीं छुपनी चाहिए। अगर कोई बात वो छुपाता है तो क्या होता है इससे कि वो परामर्शदाता उस समस्या के जड़ तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए परामर्श प्रार्थी परामर्शदाता का यह कर्तव्य है कि जब उससे बातचीत करे तो उसे वो इतना ज़्यादा घुल मिल जाए कि वो अपने जीवन की वास्तविक, प्रामाणिक और जितनी भी पारदर्शी बातें हैं सभी उसको शेयर करें। ठीक है, ये मुख्य क्या है, मूल सिद्धांत थे जिसके बारे में हमने बात किया। अब नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा मुख्य तकनीकें, यानी कि मेजर टेक्निक्स कौन सी अपनाई जाती है व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा के अनुसार, और इस कार्ल रोजर्स महोदय क्या कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है प्रतिबिंब यानी कि रिफ्लेक्शन। प्रतिबिंब क्या होता है? यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप रिफ्लेक्शन का अर्थ जानते हैं कि जब किरणें जो है उत्तल दर्पण पे पड़ती है तो वहाँ से वो किरणें क्या है बिखर के चारों तरफ फैल जाती हैं। ठीक उसी तरह से व्यक्ति के अंदर विचारों का तूफान होता है, बिखरी बिखरी भावनाएं होती हैं, अतिरिक्त इच्छाएं होती हैं। तो इन सभी चीज़ों को बाहर निकालना ये किसका दायित्व होता है? परामर्शदाता का दायित्व होता है। तो वो इसके लिए कई टेक्निक अपनाता है जिसके माध्यम से वो बातें जो वो शब्दों से बयां नहीं कर पाता है वो बातें वो क्या है किससे बयां कर पाए। कुछ ऐसे वो क्वेश्चन देगा या तो कोई चित्र दे देगा, कहेगा इससे देखकर आप कहानी लिखिए, उसके माध्यम से वो एनालिसिस करेगा। जैसे आपने साइकोलॉजी में एक टेस्ट देखा होगा, रोसार्क इंक ब्लड टेस्ट। वो क्या है, वो चित्र के माध्यम से कितनी चित्र देख रही हैं, ठीक है, उसके माध्यम से क्या है कि व्यक्ति के अचेतन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। चौथा दूसरा है सक्रिय श्रोता। अब परामर्शदाता का ये कर्तव्य होना चाहिए कि केवल अपने बातों को क्या है परामर्श पाती बिना थोपे कि तुम्हें ऐसे करना है ऐसे करना है, बल्कि क्या है उसे एक गुड लिसनर होना चाहिए। पहले सुनना चाहिए बात को। अगर जब वो परामर्श पाती बात करते करते रुक जाए तो उसको मोटिवेट करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। तो एक्टिव लिसनिंग मतलब एकदम उसका पूरा फोकस, कान आँख सब किसकी तरफ होना चाहिए? परामर्श प्रार्थी की तरफ होना चाहिए, तब जाके समस्या को पता चलेगा। और गैर निर्देशक दृष्टिकोण, और यहाँ पे वो अपना जो दृष्टिकोण है, नज़रिया है, वो ये ना रखे कि मैं डोमिनेंट हूँ काउंसलिंग के ऊपर यानी कि परामर्श प्रार्थी के ऊपर। मैं इसे जो कहूँगा वो कहेगा, मैं इसके बातों को नहीं सुनूंगा, मैं पूरी बातों को ना सुन के मैं थोड़ी बात सुनने पर इसको बता दूंगा। बल्कि क्या है, आप नॉन डायरेक्टिव अप्रोच अपनाइए। आप जो है पर्दे के पीछे काम करना जानते हैं ना, जैसे राइटर होता है, ऑथर होता है, वो पर्दे के पीछे काम करता है। एक फिल्म के आगे क्या होता है, हीरो हीरोइन, लेकिन पर्दे के पीछे एक डायरेक्टर का, एक ऑथर का, एक राइटर का योगदान बहुत ज़्यादा होता है। ठीक उसी तरह से एक परामर्शदाता को क्या करना चाहिए कि वो
परामर्शपाती की बातों को सुने ध्यान से और उसे ही करे आगे बोलने दे, ठीक है, क्योंकि उसकी ही समस्या है और उसको अभी बीच में ऐसा सहयोग दे कि उसकी समस्याओं का समाधान हो जाए। ठीक, तो ये क्या है मुख्य टेक्निक थी। अब थेरेपी के लक्ष्य क्या है, गोल्स ऑफ थेरेपी, इसको जान लेते हैं। देखिए इसका लक्ष्य है कि क्लाइंट के अंदर आत्मान्वेषण, अपने आप को खोजना, अपने आप को जानना। और जब अपने आप को खोज लेंगे, अपने आप को जान लेंगे तो आत्म स्वीकृति, अपने आप को स्वीकार कर लेंगे, हम जैसे हैं हम वैसे ही अच्छे हैं। ठीक है, अपने आप को स्वीकार करना सबसे बड़ी बात है। ये एक प्रसिद्ध संत है मुरारी बापू, वो कहते हैं कि इस दिमाग में भरे अमृत के लक्ष्य हैं, हम पागल हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। मतलब कि आप जैसे हैं उसको स्वीकार करिए और आपका जो कमी है उसमें क्या है आप सुधार करिए, फिर देखिए आप कैसे निखरते हैं। कहने के तात्पर्य है फिर व्यक्तिगत विकास, ध्यान से देखिएगा, अपने आप को खोजना, अपने आप को जानना। जब अपने आप को खोज लेंगे, अपने आप को जान लेंगे तो क्या है अपने आप को स्वीकार कर लेंगे। अपने आप को स्वीकार कर लेंगे तो हमारे व्यक्तिगत विकास भी अपने आप हो जाएगा। तो ये थेरेपी क्या करता है कि व्यक्ति जो हमारा परामर्श प्रार्थी है या व्यक्ति है वो अपने आप को जाने समझे, अपने आप को स्वीकारे और उसका व्यक्तिगत विकास हो। दूसरा है आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में आप कितना जानते हैं, इसको सेल्फ अवेयरनेस करते हैं। तो ये लक्ष्य है इसका। और आत्म समझ विकसित करना, अपने अंदर क्या है बुद्धिमत्ता समझदारी विकसित कराना ही इस टेक्निक का उद्देश्य। तीसरा है निर्णय लेना और समस्या समाधान में क्लाइंट सशक्तिकरण और स्वायत्तता बढ़ाना। यानी कि एक परामर्शदाता को चाहिए कि जब कोई भी निर्णय लिया जाए या जो क्लाइंट की समस्या है उसका समाधान किया जाए तो उसमें उसे ही आगे बढ़ाया जाए कि आप ही जो है मतलब परामर्शदाता को परामर्शपाती की इस योग्य बना देना चाहिए कि वो खुद ही क्या है अपने समस्याओं का समाधान कर सके और निर्णय ले सके। तो ये बात है थेरेपी के लक्ष्य। अब हम परिणाम जानते हैं यानी कि आउटकम्स इससे क्या होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है आत्मसम्मान और आत्म स्वीकृति में वृद्धि होती है। जब व्यक्ति आत्मान्वेषण कर लेता है तो आत्म स्वीकृति कर लेता है और व्यक्तिगत विकास हो जाता है तो आत्मसम्मान और आत्म स्वीकृति में वृद्धि हो जाती है। दूसरा अधिक आत्म जागरूकता और व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि, अपने आप को ज़्यादा व्यक्ति जानने लगता है और साथ ही साथ उसको क्या है जो उसका व्यक्तिगत विकास है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके अंदर सूझ और समझ भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज क्लास में हमने आपको बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर सेकंड जिसका नाम है काउंसलिंग साइकोलॉजी, उसके अंतर्गत यूनिट 4 के महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है परामर्श टेक्निक, और इसमें हमने आपको पढ़ाया व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा क्या होता है। तो आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को जरूर लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।